जैसा कि पार्ट 2 में मैंने बताया था न्यूट्रिशन टॉपिक में कि एसिमिलेशन होता है जो न्यूट्रिशन का पार्ट है, ठीक है। उसी एसिमिलेशन से बनता है, उसी एसिमिलेशन से हमें पढ़ना है रिस्पिरेशन क्या होता है, व्हाट इज रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज रिस्पिरेशन, द प्रोसेस by which energy is obtained from digested food molecule is called रिस्पिरेशन। इसको हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। डाइजेशन में हम लोग पढ़े थे कि फूड जो है टूट के ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज टूट के क्या क्या बनता है। तो इसका इक्वेशन देख लीजिए, इक्वेशन फॉर रिस्पिरेशन। इक्वेशन क्या है रिस्पिरेशन का, ठीक है। इक्वेशन फॉर रिस्पिरेशन, इसका इक्वेशन देखिए, ग्लूकोज कहिए या फूड कहिए, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। जब इसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन का जब इसके साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, वाटर का क्या होता है ये आप कमेंट में लिखिएगा। वाटर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है ये आप कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हुआ इक्वेशन फॉर रिस्पिरेशन। अगर आपको पूछा जाए कि रिस्पिरेशन को आप इक्वेशन में बता सकते हैं कि नहीं, उसको समझा सकते हैं कि नहीं इक्वेशन में, उसको ऐसे लिख के नहीं, ये तो डिफिनेशन हुआ रिस्पिरेशन का, ठीक है। उसको आप इक्वेशन में ऐसे बना सकते हैं कि नहीं, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। फूड के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, फूड के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलेगा। हाँ, और ये वाटर का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला होगा ये हमको कमेंट में चाहिए, आप बताइएगा जरूर कमेंट में, ठीक है। रिस्पिरेशन का इक्वेशन जानने के बाद हम लोग आते हैं कि व्हाट इज सेलुलर रिस्पिरेशन। व्हाट इज सेलुलर रिस्पिरेशन, द respiration which is occur inside the cell is known as cellular respiration। ऐसे कहें तो ये जो रिस्पिरेशन होता है उसी को आप सेलुलर रिस्पिरेशन भी कह सकते हैं। लेकिन इसका अगर सेलुलर रिस्पिरेशन का आपको डिफिनेशन पूछा जाए तो आप ये लिखिएगा, नहीं तो आप सिंपल रिस्पिरेशन को भी सेलुलर रिस्पिरेशन कह सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा सेल में होता है। सिंपल जो रिस्पिरेशन है वो भी सेल में होता है, और सेलुलर रिस्पिरेशन उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सेल में होता है, ठीक है। सेलुलर रिस्पिरेशन जान गए। सेलुलर रिस्पिरेशन जानने के बाद अब आते हैं ब्रीथिंग, एक टर्म हुआ, एंड रिस्पिरेशन, ठीक है। दोनों का मान लीजिए कि काम एक ही, इसमें भी ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ठीक है। इसमें भी ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। ये दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में तो सेम ही काम होता है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा तभी दोनों को अलग नाम दिया गया होगा, ठीक है। इसका डिफरेंस जानते हैं, ठीक है। अब ब्रीथिंग क्या होता है,
the it is a mechanism of taking oxygen inside of the body and give out कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 भी कर सकते हैं, ठीक है, बॉडी से बाहर। देखिए ब्रीथिंग क्या है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें शरीर के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, शरीर यानी बॉडी के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर उसको आप CO2 कह सकते हैं, उसको शरीर के बाहर रिलीज किया जाता है। ब्रीथिंग ये है। अब इसमें भी बोलिएगा कि सेम है, इसमें भी वही बात है, ये जो हुआ ये इसमें भी हुआ, लेकिन इसमें एक और डिफरेंस, इसमें एक और क्या जुड़ जाता है, सेम यही आप लिखिएगा इसमें, ठीक है, एंड इसमें एंड लिख के ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। देखिए ब्रीथिंग में क्या हुआ, ब्रीथिंग में हुआ कि उसमें आपने ऑक्सीजन शरीर के अंदर लिया, आपका शरीर जो है ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, ठीक है। रिस्पिरेशन में भी सेम होता है, लेकिन उसमें एक और चीज होता है जिसकी वजह से ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग होने का कारण यही है कि ब्रीथिंग में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होता है और रिस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। दोनों का बस ये डिफरेंस है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है ये दोनों का मेन डिफरेंस है, इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ये जानिए। रिस्पिरेशन जो है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, ये हम बता दिए हैं। अब एक और बात जानिए, रिस्पिरेशन, ठीक है, रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मैंने वीडियो बना दिया है जो न्यूट्रिशन पार्ट में है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, उससे आप देख ही लीजिएगा, एक बार जरूर चेक करिएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस मानिए या दोनों में अंतर क्या है वही एक बार, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है, रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एक दूसरे का अपोजिट है। अब बताते हैं कैसे। फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या पढ़े थे, जो कार्बन डाइऑक्साइड आया, वाटर आया, उसके बाद सनलाइट सब हुआ, उससे क्या बनता था, C6H12O6 ग्लूकोज बनता था, उससे बनता था। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, सब बाहर का जितना भी इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसको जोड़ के ग्लूकोज बना। अब आपको पता चलेगा कि उल्टा हम क्यों बोले, अब इसका उल्टा इसलिए है क्योंकि ग्लूकोज जो है रिस्पिरेशन में टूट के कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, वाटर और एनर्जी देता है, ठीक है। तो इससे हम बोल सकते हैं इसमें जो है ब्रेकडाउन होता है, रिस्पिरेशन में इस सब का ब्रेकडाउन होता है, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बनता है सिंपल में, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये सारे जुड़ के ग्लूकोज बनाते हैं। तो आप समझ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन एक दूसरे का उल्टा कैसे हुआ, बस यही कारण है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, बस। अब फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस पता करने के बाद अब हम लोग आते हैं कि जो एनर्जी होता है रिस्पिरेशन से निकलता है उसको किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ रिस्पिरेशन हुआ, अरे इतना छोड़िए, हम आपको रिस्पिरेशन का फॉर्मूला लिखवाए थे ना, क्या था रिस्पिरेशन का फॉर्मूला, फूड प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, उसके बाद प्लस में एनर्जी था, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है इसको किस चीज में स्टोर किया जाता है, ठीक है, इसको किस चीज में स्टोर किया जाता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
एनर्जी जो है, एनर्जी जो बनता है उसका 3 फॉर्म होता है। जो रिस्पिरेशन द्वारा एनर्जी बनता है उसका 3 फॉर्म होता है। एक होता है एडीपी, एटीपी, ऐसे लिख सकते हैं इनऑर्गेनिक, इसको लिख देते हैं पूरा फॉस्फेट, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी का क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसका तो आप जानेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है ये जानेंगे। इसको और इसको जोड़िएगा तो ये बनेगा, ठीक है, इसको और इसको जोड़िएगा। मान लीजिए आप एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जैसे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ दिए तो क्या बना? एटीपी बन गया। वही इसका उल्टा भी होता है। अगर आप एटीपी को तोड़िएगा, एटीपी को तोड़िएगा तो एडीपी बनेगा प्लस वही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये तीनों के बीच का रिलेशन है, ठीक है। ये जाना जरूरी था क्योंकि आगे जो हम लोग एनर्जी का यूज करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें ये हम लोग ये क्या कहते हैं इसको एटीपी यूज करेंगे। हाँ, और एटीपी के बारे में एक और बात बताना था। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है एटीपी को। अब मेन जो एनर्जी स्टोर होता है ना रिस्पिरेशन के बाद, वो एटीपी में ही होता है। एटीपी और इनऑर्गेनिक, तो ये आपको ये सब इसका डिफरेंस समझाने के लिए था। मेन आपका स्टोर होता है एटीपी में, ठीक है। अब एटीपी का फुल फॉर्म ये है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद बताना था कि जो रिस्पिरेशन में, रिस्पिरेशन होने के बाद जो एनर्जी निकलता है एटीपी के फॉर्म में, वो कितना होता है। कि क्वेश्चन आया होगा आपके मन में अभी बताते बताते कि एटीपी के फॉर्म में कितना होता है, ठीक है। इसको जानने के लिए पहले आप देखिए एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। ये जो है इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट मतलब एक तरह से इक्वल ही मान लीजिए, इक्विवेलेंट टू 30.5 किलोजूल पर मोल, ठीक है। ये जो है एटीपी का जो रिस्पिरेशन के बाद जो एनर्जी निकलता है जो एटीपी के फॉर्म में, वो इतना के बराबर होता है अगर उसको आप कन्वर्ट करिएगा तो, ठीक है। ये तो हो गया। अब जो एनर्जी निकला, एनर्जी जो रिस्पिरेशन के बाद शरीर में निकला, उसका फंक्शन क्या है? एनर्जी का फंक्शन क्या है? तो एनर्जी का फंक्शन है इट्स हेल्प इन expansion and contraction of muscle cell। रिस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। अब तो यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो गया क्योंकि आपका शरीर ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, यूज करते करते अब वहां पे एनारोबिक रिस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और आप कभी भागते हुए रहेंगे तो देखिएगा आपका पैर दर्द करने लगेगा, उसको क्रैम्प कहते हैं। मसल में क्रैम्प होने लगा, मसल में दर्द होने लगेगा। वो क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। ऑक्सीजन के एब्सेंट में उसमें लैक्टिक एसिड बन जाएगा। लैक्टिक एसिड बनने के कारण आपको एनर्जी बहुत कम मिलेगा, अमाउंट में मिलेगा। हाँ, एक और बात बताना था, जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। वही आप एनारोबिक रिस्पिरेशन का बात करिएगा तो उसमें बहुत कम अमाउंट में एनर्जी निकलता है, ठीक है। वो सब हम बताते हैं। अब लिख लेते हैं हम क्या क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन कितना टाइप होता है? कितना टाइप बताते हैं? 2 टाइप। पहला
एरोबिक, दूसरा एनारोबिक। ठीक है, अभी दोनों हम आपको बता चुके हैं। ये कब होता है, एरोबिक का रेस्पिरेशन कब होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एनारोबिक कब होता है, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मान लीजिए कोई भी रिस्पिरेशन हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो उसको आप एनारोबिक ऑक्सीजन और एनारोबिक रिस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं। वही अगर मान लें ह्यूमन, हम बताए थे कि ह्यूमन एरोबिक करता है। ठीक है, और लेग का एग्जांपल भी बता दिए हैं कि लेग में एरोबिक होगा अगर कहीं भी आपको ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाए, इसका मतलब मान लीजिए वो एरोबिक होगा ही होगा, और ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो एरोबिक होगा ही होगा। ठीक है, अब ये बता दिया। अब एरोबिक का इक्वेशन देख लीजिए। एरोबिक का इक्वेशन क्या होता है, ग्लूकोज, रुक दो, ये बहुत बड़ा इक्वेशन बनेगा। तो एरोबिक और एनारोबिक के बारे में बताने के बाद हम लोग आते हैं उसके इक्वेशन के बारे में। जैसे हम बताए थे कि रिस्पिरेशन का इक्वेशन कैसे बनता है, एटीपी का एटीपी कैसे बनता है, एटीपी से एडीपी कैसे बनता है, प्लस माइनस का जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जोड़ना और घटाना था वैसे वाला। तो अब आते हैं हम, एक और इक्वेशन है इसका एरोबिक का इक्वेशन पे, जो एरोबिक रिस्पिरेशन हम बताए थे ना उसका इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, अभी बताते हैं ये कैसे होता है। पहले होगा आपका ग्लूकोज, इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद हुई हो, आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद करना जरूरी है। नहीं याद हुआ है तो एक बार देख लीजिए फिर से, नहीं तो याद रहेगा ना तो आप इसको कमेंट में एक बार बस लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपको याद हो गया है। ठीक है, ग्लूकोज हो गया। ठीक है, ग्लूकोज टूटेगा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होता है उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, और वो हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा, एक पायरुवेट नाम का ग्लूकोज का छोटा फॉर्म पायरुवेट होता है। ठीक है, ग्लूकोज में मान लीजिए आपका कितना है, कार्बन का एटम 6 है, और इसमें कार्बन का एटम कितना हो जाता है, कार्बन एटम इसमें बन जाता है आपका 3 कार्बन एटम हो जाता है, इसमें 6 होता है, इसमें 3 हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है इसमें, एरोबिक में क्या बताए थे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वही लगा दीजिए, और क्या, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें एक और बात जानिएगा, एरोबिक रिस्पिरेशन हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें होता है हमेशा। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए आप इन माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिए इसमें, क्या आ गया। अब इसके बाद इतना होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। अब हम आपको बताए थे एनर्जी की जगह हम एटीपी यूज करेंगे। एटीपी क्या हुआ, एनर्जी का, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी क्या हुआ, उसको मापने का एक यूनिट हो गया, एनर्जी को नापने का एक यूनिट हो गया। जैसे लेंथ को नापने के लिए आप मीटर यूज करते हैं। ठीक है, मास को नापने के लिए आप केजी या ग्राम का यूज करते हैं, लेंथ के लिए मीटर किलोमीटर, ये वॉल्यूम नापने के लिए आप मीटर क्यूब ये सब यूज करते हैं। लिक्विड का वॉल्यूम नापने के लिए आप उसमें लीटर और मिलीलीटर का यूज करते हैं। वैसे ही एनर्जी को नापने के लिए एटीपी का यूज किया जाता है, और इसमें 38 एटीपी एनर्जी निकलता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है शरीर के लिए। ठीक है, उसकी वजह से आपका शरीर वर्क कर पाता है, मोर एनर्जी ये इसमें
एनर्जी बहुत ज्यादा निकलता है किस रिस्पिरेशन में, किस टाइप के रिस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा निकलता है, ठीक है। एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है उसमें एनर्जी ज्यादा निकलता है। अब आते हैं बात करते हैं एनारोबिक के बारे में, उसका भी इक्वेशन देखेंगे, उसको भी उसके बारे में भी बात करेंगे। उसमें क्या है, जैसे इसमें एनर्जी ज्यादा निकलता है तो उसमें भी ज्यादा निकलता है या कम निकलता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इतना ये एटीपी बनता है तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है, वो किस में होता है, ये सब जानेंगे, ठीक है। यहां हम लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन। देखिए कोई भी रिस्पिरेशन स्टार्ट होगा वो ग्लूकोज टूट के ही बनेगा, ये बात याद रखिएगा। हम शुरू में बताए थे रिस्पिरेशन का फॉर्मूला में, फूड या ग्लूकोज को तोड़ने के बाद जो एनर्जी निकलेगा वही रिस्पिरेशन में हमेशा फूड ही टूटेगा या ग्लूकोज ही हमेशा ब्रेक डाउन होगा। रिस्पिरेशन का ये आपका रूल है एक तरह का, याद रखिएगा। इसमें भी वही ग्लूकोज लिख लीजिए, हम इसमें ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप कमेंट में बताइएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। एक हम आपको दिए थे वाटर का फॉर्मूला बताइएगा, फिर ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइएगा। यहाँ तो लिखा हुआ हम इसको इरेज कर देते हैं, मतलब खराब कर देते हैं। आपको बताइएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। इसमें भी सेम हुआ, ग्लाइकोलाइसिस बोले थे, सेम ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ये भी साइटोप्लाज्म में ही हुआ, इन साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म में हुआ। इसमें भी सेम यही बना, पाइरुवेट सेम। इसमें भी कार्बन का 3 एटम, ये बता चुके हैं, पाइरुवेट। और अब इसमें यहां से डिफरेंस आना आपका शुरू कर देगा। यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आएगा इसमें आ जाएगा आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये एनारोबिक रिस्पिरेशन है। हम बताए थे एनारोबिक रिस्पिरेशन में विदाउट ऑक्सीजन होता है, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। एनारोबिक रिस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन का होता है, जिसमें ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा, इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा। अब ये किस में होगा, वो तो हम बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनारोबिक रिस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनारोबिक रिस्पिरेशन कहाँ होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन एक पहला आपको ईस्ट में होता है, तो ये भी उसका ही है, ईस्ट का ही जानिए ना, ईस्ट में होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन। अब इसका जो बनेगा ये क्या कहते हैं उसको, इसको टूटने के बाद जो बनेगा इसका वो आपका हो जाएगा 2C5H5OH। ये आपका क्या है, तो सॉरी हम बताएंगे नहीं, या बताइएगा कमेंट में ये क्या है, ये किस चीज का फॉर्मूला है। ऐसे हम लिख देते हैं, छोड़िए जाने दीजिए, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है, ठीक है। नहीं तो ऐसे बता सकते हैं आप, वीडियो रोक दीजिएगा उस टाइम जब हम बताएं, उससे पहले आप वीडियो रोक के जिसको आता है वो आंसर दे सकते हैं। नहीं तो हम बताते हैं इथेनॉल का फॉर्मूला है प्लस यहां बन गया आपका इथेनॉल 2CO2। अब CO2 किसका है ये तो हम बता चुके हैं, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसमें एक और बात, इसमें कितना बना था 38 ATP, इसमें कितना बनेगा 2 ATP, एक 38 है, ठीक है। ये एरोबिक में है और एनारोबिक में कितना है 2। देख के आप जान रहे होंगे कि किसमें ज्यादा एनर्जी मिलता है, एरोबिक में मोर एनर्जी, एनारोबिक में लेस एनर्जी। जो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन जो ईस्ट में होता है उसमें इतना ही एनर्जी मिलता है। ये फर्मेंटेशन का ही फॉर्मूला है, मान लीजिए आप, फर्मेंटेशन का ही फॉर्मूला है एक तरह से ये, ठीक है। अब आ जाते हैं, हम बताए थे आपको कि हमारे पैर में हैवी एक्सरसाइज करने के बाद लैक्टिक एसिड बन जाता है, वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। उसका भी सेम प्रोसेस यही है,
ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म, वही लिखिए, पायरुवेट वही होगा, 3 बता दिए हैं, 3 क्या, कार्बन एटम, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ये एनारोबिक रिस्पिरेशन है। कोई भी पूछेगा कि ह्यूमन का जो लैक्टिक एसिड पैर में बन जाता है वो कौन सा रिस्पिरेशन है, तो आप बताइएगा एनारोबिक रिस्पिरेशन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो होता है इन मसल्स, जो पैर का मसल्स उसमें होता है ये, ठीक है। इसमें आपका क्या बनेगा, इसमें आपका 2 लैक्टिक एसिड बनेगा, 2 लैक्टिक एसिड। जो ईस्ट में हुआ, जितना एनर्जी ईस्ट में निकला, एनारोबिक रिस्पिरेशन दोनों में एनारोबिक रिस्पिरेशन ही हो रहा है, बस फर्क इतना है कि ये ईस्ट के अंदर हो रहा है और ये मसल्स के अंदर हो रहा है, हमारे पैर के मसल्स के अंदर, ठीक है। तो इसका भी सेम वही होगा, 2 एटीपी। इसमें भी कितना एनर्जी निकलेगा, 2 एटीपी ही निकलेगा, ज्यादा नहीं निकलेगा, क्योंकि ये क्या है, एनारोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है। जितना भी एरोबिक रिस्पिरेशन हुआ उसमें आप मान लीजिए 35 से एबव एनर्जी निकलेगा, 35 से एबव एटीपी एनर्जी निकलेगा, यानी एटीपी में एनर्जी निकलेगा वो तो। और जितना भी एनारोबिक होगा उसका 2 मानिए, तो ही एटीपी से ज्यादा एनर्जी उसमें नहीं बनता है, एनारोबिक में ज्यादा एनर्जी नहीं बनता है उसमें। तो आपका जो ये ग्लूकोज हुआ वो इस सब में टूट जाता है, ये हो गया, या फिर आपका लैक्टिक एसिड हो गया, और जो हमारा ये एरोबिक रिस्पिरेशन इसमें सिंपल चीज में टूटा है, इसलिए इसको ज्यादा एनर्जी मिल गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल है, इनऑर्गेनिक है, वाटर भी सिंपल है, इनऑर्गेनिक है, छोटा सा है, उसमें ज्यादा कार्बन या फिर हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा नहीं लगा, इसकी वजह से इसमें टूट गया और इसको एनर्जी ज्यादा मिला। और ये तो बहुत ही ज्यादा ये हो गया, क्या कहते हैं उसको, बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया, इसलिए इसको एनर्जी कम मिला। बस इतना जानिए। अब आ जाते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन। इतना हम बता दिए, आप इसमें से भी डिफरेंस ढूंढ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बता देते हैं एरोबिक में एनारोबिक में डिफरेंस क्या है, ठीक है। कोई एनर्जी मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी निकलता है, तुम आपको अभी भी बताएं, कहाँ गया, यहाँ बताएं, देख लीजिए आप, यहाँ बता चुके हैं आपको। इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका लेस एनर्जी। हम आपको इसमें 2 ही पॉइंट बता देते हैं, ठीक है। इसका हम 4 पॉइंट बता सकते थे, लेकिन हम आपको इसका जो 4 पॉइंट डिटेल एक्सप्लेनेशन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें हम नहीं दे पाएंगे। आप देख सकते हैं कैसा हालत हो गया है। डिटेल एक्सप्लेनेशन जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे जो क्वेश्चन हम पूछते हैं इसमें, वहां पे उसका पोल चलता है, ठीक है। वहां पे आप आके जवाब दे सकते हैं, कमेंट नहीं करिएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप टेलीग्राम पे आके उसका जवाब दे सकते हैं, पोल में उसका जवाब दे दीजिएगा। इसका हम डिटेल आपको दे देंगे एक्सप्लेनेशन, उसमें आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ दे देंगे। ऐसे जब इसका लास्ट पार्ट बनेगा उसमें हम आपको पीडीएफ दे देंगे, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे हम इसका जो अलग अलग पार्ट बाय पार्ट करके बना रहे हैं, तो उसमें हम पीडीएफ भी डाल देंगे पार्ट बाय पार्ट का, और फिर आपको ये पोल कराएंगे उसमें। इसलिए आप अच्छा रहेगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बारे डिफरेंस जानने के बाद हम लोग आते हैं रिस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में रिस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। देखिए ह्यूमन का जो होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम ही होता है, ह्यूमन का मतलब हम लोग का एक रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसमें कि आपका नोज होता है, लंग्स होता है, ये सब होता है, ठीक है। लेकिन प्लांट का जितना ऑर्गन, मान लीजिए ये लीव्स, प्लांट का कुछ ऑर्गन हम बताते हैं जो रिस्पिरेशन खुद से कर लेता है, और यहाँ पे इसका हेल्प चाहिए ह्यूमन में, लेकिन प्लांट में खुद से कर लेता है। उसमें आपका हो गया लीव्स, रूट्स हो गया एंड स्टेम्स हो गया, ठीक है। ये कुछ ऑर्गन्स है जो कि रिस्पिरेशन करते हैं।
अब हम बारी बारी से इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। लिप्स में पहले आ जाते हैं। अब लिप्स में सोचना और रेस्पिरेशन होता है। तो लिप्स में हम बताए थे स्टोमाटा होता है, जो छोटा छोटा पोर्शन से ये लिप्स के ऊपर का सरफेस का हो गया, ठीक है। ऐसे 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 होता है, ये सब छोटा छोटा जो इसमें छेद होता है ये आपका स्टोमाटा हो जाता है, ठीक है। इसी के द्वारा ये जो स्टोमाटा है इससे ही गैसेज होता है। देखिए अब हम एक और बात बताते हैं, गैसेज हम बोलेंगे क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एंड CO2 जो कि रिस्पिरेटरी हम रिस्पिरेशन जो पढ़ेंगे उसमें ऑक्सीजन और CO2 को रिस्पिरेटरी गैस कहते हैं, ठीक है, रिस्पिरेटरी गैस। अब उतना हम रिस्पिरेटरी गैस नहीं कर जाएंगे, अब गैस से समझ आएगा कि हम बात कर रहे हैं किसका, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो वही बता रहे थे कि स्टोमाटा से ये गैस का अंदर जाता है और बाहर आता है। ये लिप्स में हो गया। लिप्स का बहुत आसान है, आप याद कर सकते हैं। स्टोमाटा एक होता है, बस वहां से बाहर और अंदर रिस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब लिप्स के बाद आते हैं रूट्स में। अब सोचिए कि रूट्स कैसे करता है। लिप्स तो है कि एयर के कांटेक्ट में रहता है, एटमॉस्फेयर में रहता है। रूट्स मतलब ये सॉइल के ऊपर रहता है लिप्स। इसमें तो आप मान लेंगे कि हाँ ये एटमॉस्फेयर से ये ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ये सॉइल के ऊपर है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि रूट्स में कैसे होगा, तो हम बता देते हैं रूट्स में कैसे होगा, हम बताने के लिए ना है। अब रूट्स में होगा, देखिए ये सॉइल है, मान लीजिए यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे रूट्स है आपका, ये रूट्स है। यहाँ सॉइल होता है तो यहाँ देखिएगा कि पत्थर होता है, नीचे छोटा छोटा पत्थर होता है, उसके बीच में एयर होता है, उस पत्थर के बीच में आपका एयर होता है, ये एयर होता है। अब ये रूट है, तो आप तो जानते हैं रूट के पास रूट हेयर होता है, जिस रूट हेयर के हेल्प से वो वाटर को अपने मतलब ये जाइलम से यहाँ तक पहुँचाता है। वो हम ट्रांसपोर्टेशन बनाएंगे वीडियो, ट्रांसपोर्टेशन का वीडियो आएगा, उसमें हम जाइलम फ्लोएम सब बता देंगे। अभी इतना जानिए कि रूट हेयर होता है, रूट हेयर होता है, वहां से जो एयर है रूट हेयर से आ जाता है और वो भी रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब एक हम इसका एग्जांपल बता देते हैं। एग्जांपल भी बताते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे कभी कभी कि गमला जो होता है उसमें अगर आप पानी डालिएगा तो पानी बाहर आता है। जितना अमाउंट वाटर मतलब जितना अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल को ऑब्जॉर्व करना रहता है वो अपना सॉइल ऑब्जॉर्व कर लेता है, बाकी बाहर भेज देता है। ऐसा क्यों, अब हम बताते हैं। अगर यहाँ पे आप पानी मान लीजिए यहाँ पे आप पूरा वाटर भर दिए, ठीक है, पूरा वाटर भर दिए, इसको वाटर तो मिल रहा है, इसको मतलब इसको वाटर तो मिल रहा है, इस प्लांट को वाटर तो मिल रहा है, लेकिन एयर नहीं मिल रहा है। अब आपको वाटर मिले, आप अपने ऊपर एग्जांपल लेके मानिए, आपको बताया जाता होगा, इंसान किसी को भी पता होगा 2 दिन तक बिना खाए रह सकता है, ठीक है, 2 घंटा या 2 घंटा तक बिना पानी पिए रह सकता है, लेकिन 2 मिनट तक बिना सांस लिए नहीं रह सकता है इंसान। वैसे ही प्लांट के साथ भी, क्योंकि प्लांट भी लिविंग थिंग है। ये हम बता चुके हैं प्लांट लिविंग थिंग क्यों है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप लाइफ प्रोसेस का जो पहला वीडियो है वो देख लीजिएगा, ऐसे हम आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, वो देख लीजिएगा। तो शुरू में हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पूरा डिस्क्राइब किए थे, क्या है क्या नहीं है, लिविंग थिंग क्या है, वो सब बताए थे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी वो सब छोड़िए, ये बात आइए वाटर के बारे में आइए कि जो वाटर यहाँ पे अगर भर जाएगा, ठीक है, तो सारा एयर जो है वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। ऑक्सीजन मतलब जितना एयर है वो सब वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, और रूट्स जो है डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, इसके पास इतना कैपेसिटी नहीं है या फिर इतने एडवांस नहीं है कि डिजोल्व ऑक्सीजन ले ले वाटर में से। तो यहाँ पे पेड़ का मरने का चांस हो जाता है, मतलब पेड़ डाई हो जाता है, पेड़ हो या प्लांट, छोटा मोटा प्लांट हो वो डाई हो जाता है। अब आ जाते हैं स्टेम में बात करने, रूट में बता दिए, लीव्स में बता दिए, स्टेम में। तो स्टेम 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक जो छोटा मोटा जैसे हर्ब्स हुआ,
सब्स हुआ, उसका स्टेम हो गया, और एक ट्री हो गया, बड़ा जो ट्री हो गया उसका स्टेम हुआ। और सब्स और ट्री के बारे में बता रहे थे हम, ठीक है। इसमें स्टेम में रिस्पिरेशन कैसे होता है, हर्ब्स और सब्स होता है, इसका आप ब्रांच देखे होंगे, ब्रांच या फिर स्टेम, सॉरी स्टेम देखे होंगे, इसका आप ब्रांच नहीं, इसका स्टेम आप देखे होंगे, कैसा रहता है बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, ऐसे बता देते हैं। इसका स्टेम होता है, छोटा होता है, पतला होता है और ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर, ये याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है, ग्रीन कलर। ट्री का कौन सा कलर होता है, उसका आपका ब्राउन टाइप का कलर होता है, ट्री का जो स्टेम है उसका कलर आपका ब्राउन होता है, ठीक है। कलर डिफरेंस आप देखिएगा, कलर डिफरेंस बहुत जरूरी है। अगर आप प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो कलर डिफरेंस प्लांट और दो प्लांट को कंपेयर करने के लिए हमारा कलर डिफरेंस बहुत जरूरी है, स्टेम का कलर हो, लीफ का कलर हो, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम बताते हैं ग्रीन कलर आप 9th में पढ़े होंगे कि ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये तो हुआ दूसरा बात, क्लोरोप्लास्ट का भी हम लोग को फोटोसिंथेसिस में पढ़ना था, फोटोसिंथेसिस में हम बता चुके हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ये अभी बात नहीं करते हैं। ऐसा होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही, या क्लोरोप्लास्ट होता है और फिर होता है क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट से ही बना हुआ होता है, मतलब इसका ही ढेर सारा पार्ट्स मिलके एक क्लोरोफिल बनाता है। इस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम ग्रीन कलर के बारे में क्यों कहते हैं कि ग्रीन कलर में जो क्लोरोफिल होता है उसमें स्टोमेटा होता है। हम आपको स्टोमाटा बता चुके हैं, देखिए यहाँ पे स्टोमाटा में क्या बताएंगे, स्टोमाटा में भी रिस्पिरेशन होता है, इसका मतलब यहाँ भी रिस्पिरेशन होगा, हॉर्स में सब्स में स्टोमाटा द्वारा रिस्पिरेशन होगा, ठीक है। लेकिन ट्री में, अब ट्री में आते हैं बात, ट्री में दूसरा टाइप से रिस्पिरेशन होगा, ट्री में आपका लेंटिसेल्स होता है, ठीक है। ये आपका जो ऊपर देखेंगे ट्री के ऊपर से, मतलब मोटा परत जो आप हटाइएगा ना तो वहां पे आप देखिएगा छेद रहेगा ट्री के अंदर में, तो ट्री के अंदर में जो छेद रहता है ना उसको लेंटिसेल्स कहते हैं। उसी के द्वारा जो स्टेम होता है वो रिस्पिरेट करता है, यानी रिस्पिरेशन करता है, उसी के द्वारा स्टेम रिस्पिरेशन करता है। किसके द्वारा, लेंटिसेल्स के द्वारा, ठीक है, लेंटिसेल्स के द्वारा रिस्पिरेशन करता है कौन, ट्री का स्टेम। और हर्ब्स का स्टेम किसके द्वारा करता है, स्टोमाटा के द्वारा। ये बात याद रखिएगा, स्टेम में आपको दो डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा। ऐसे रूट आसान है, स्लीव्स आसान है, क्योंकि इसमें बस सिंपल पढ़ना है, लेकिन स्टेम में आपको दो डिफरेंस पढ़ना होगा, एक हर्ब्स जो छोटा प्लांट होता है, एक ट्री जो बड़ा प्लांट होता है। ये दोनों का अलग अलग है, हम बता दिए। कलर याद रखिएगा, कलर काम आता है, कलर से आप पहचान जाइएगा, हमेशा याद रखिएगा। ग्रीन कलर में स्टोमाटा प्रेजेंट होता ही होता है, लीफ ग्रीन कलर का होता है, उसमें भी स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। किसी प्लांट का यानी हाउस सब्स मानिए ना, उसका ये स्टेम भी ग्रीन कलर का होता है, उसमें भी स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। ग्रीन कलर प्लांट में कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कलर जो उसमें भी आ गया ग्रीन कलर, वहां पे आपको स्टोमाटा होगा ही होगा, ठीक है। ये तो हुआ अभी रिस्पिरेशन इन प्लांट्स का, ठीक है। उसको स्मॉल इन साइज या फिर माइक्रोस्कोपिक कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक इसका मतलब होता है जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखे, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको कहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखे। माइक्रोस्कोपिक का मतलब यही होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखे। ये बहुत स्मॉल होता है, तो ऑक्सीजन को रेगुलेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऑक्सीजन यहाँ से रेगुलेट किया, पूरा बॉडी में फैल गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, वो भी सेल मेम्ब्रेन से ही बाहर आता है। CO2 बोलो या कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सेल मेम्ब्रेन से ही बाहर आता है। हम आपको बताए थे कि फूड न्यूट्रिशन में हम आपको बताए थे कि फूड जो है वो भी सेल मेम्ब्रेन से ही अंदर जाता है, और जो इंजेक्शन होता है, जैसे इंजेक्शन
वो भी सेल मेम्ब्रेन से ही होता है। अमीबा में न्यूट्रिशन वाला पार्ट बताए थे, इजेशन वो भी सेल मेम्ब्रेन से ही होता है अमीबा में। ठीक है, ये तो हो गया अमीबा का बात। ये हो गया आपका यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में सिंपल डिफ्यूजन होता है। यूनिसेलुलर मान लीजिए आप सिंपल डिफ्यूजन आपको आए कि एग्जाम में मान लीजिए आ जाएगा कि यूनिसेलुलर में जो ऑक्सीजन मतलब रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उस वो किस प्रोसेस होता है, तो उसको आप सिंपल डिफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, रिस्पिरेशन यूनिसेलुलर में सिंपल डिफ्यूजन होता है, मतलब एनवायरनमेंट से डायरेक्ट उसमें आ गया आपके पास ऑक्सीजन होता है और अंदर से डायरेक्ट एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। ये आसान सा प्रोसेस है क्योंकि बहुत ही हम बता चुके हैं माइक्रोस्कोपिक होता है, एक छोटा सा प्रोसेस होता है और ये जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है ये। अब बात आता है रिस्पिरेशन इन एनिमल्स में ही मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर का डिफरेंस तो आपको पता होगा। मल्टीसेलुलर जिसके पास बहुत सारा सेल हो, मैनी सेल्स। यूनिसेलुलर जिसके पास सिर्फ एक सेल यानी ओनली वन सेल हो। ये तो पता ही होगा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में। अब आ जाते हैं मल्टीसेलुलर में। यूनिसेलुलर में तो इतना आसान है। ठीक है, यूनिसेलुलर में हम आपको एक अमीबा बताए हैं, ऐसे ही एक पैरामीशियम होता है उसमें होता है, और बहुत सारा है यूनिसेलुलर। हम कमेंट में एक एग्जांपल देने के लिए कहें, वहां पे एक एग्जांपल दे दीजिएगा। अब हम अमीबा पैरामीशियम तो बता चुके हैं, ये दोनों बहुत कॉमन नाम है। ठीक है, यूनिसेलुलर में बहुत कॉमन नाम है दोनों, ज्यादातर बच्चों को ये याद होगा। इन कुछ आप यूनिक ढूंढ के दे दीजिएगा, बुक से आप हेल्प ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब मल्टीसेलुलर में आते हैं। मल्टीसेलुलर में हम पहले आते हैं अर्थवॉर्म के बारे में, या फिर लीच जो होता है। लीचेस मतलब होता है जोक। जोक जानते होंगे, जो खून चूसता है, जो किसी भी शरीर में बैठ जाता है। जोक एक तरह से आपका पैरासाइट हुआ। पैरासाइटिक हम बता चुके हैं न्यूट्रिशन वाला पार्ट में, वो पैरासाइट वही जोक। तो अब इसमें हम रिस्पिरेशन में आते हैं। तो जैसे हम इसमें बताए थे कि सिंपल डिफ्यूजन होता है, इसमें होता है आपका, जैसे ये अर्थवॉर्म है, इसका जो स्किन होता है, ये अर्थवॉर्म का स्किन होता है वो आपका गीला होता है। स्किन जो होता है मतलब हमेशा गीला रहता है, और उस स्किन के अंदर ये डॉट्स होते हैं। ये जो डॉट्स होते हैं ये आपका एयर को मतलब इन लेते हैं, मतलब अंदर लेते हैं एयर को। एयर इन, यहीं से इसी डॉट से एयर इन जाता है, मतलब अंदर जाता है। सिंपल सा बात है। हम लोग जैसे ह्यूमंस का हम बात करते हैं, फिर से ह्यूमंस का बात करते हैं, वो नोज से लेता है, फिर ट्रैकिया होता है, उसमें ये सब प्रोसेस जाता है। लेकिन इसमें सिंपल बात है, ये अपना स्किन से सांस लेता है। कौन? अर्थवॉर्म हुआ और लीचेस हुआ, ये अपना स्किन से सांस लेता है। ठीक है, मल्टीसेलुलर भी पहला ये अपना स्किन से सांस लेता है, इतना जानिए, स्किन से सांस लेता है और स्किन से ही सांस को मतलब स्किन से ये ऑक्सीजन लेता है अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड स्किन से ही बाहर निकलता है। इसका आपका मान लीजिए इसका ये हो गया रिस्पिरेटरी ऑर्गन, इसका स्किन जो है वो रिस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया। इसका क्या हो गया? इसका तो ये सेल ही है यार, तो सेल ही इसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया। क्या इसमें करना ही क्या, ये आता है सिंपल डिफ्यूजन करता है हो जाता है, इसका कुछ करना ही नहीं है। इसका सेल ही मान लीजिए, उसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन इसका स्किन होता है। इसका अर्थवॉर्म हुआ और लीचेस हुआ। ठीक है, अब मल्टीसेलुलर में कौन आता है? मल्टीसेलुलर बहुत सारे आते हैं। हम मल्टीसेलुलर में कौन बात करते हैं, जो कि हुआ फिश। फिश मतलब मछली के बारे में बात करते हैं। मछली के बारे में सुना होगा, खाए भी होंगे मछली। ठीक है, तो मछली कैसे रिस्पिरेशन करती है? अब पहला बात, मछली क्या है? एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल क्या होता है? एक्वेटिक एनिमल क्या होता है? या
हम आपको बताते हैं एक्वेटिक एनिमल क्या होता है। जो एनिमल पानी में रहता है उसको एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। ठीक है, जो एनिमल पानी में रहता है उसको एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। फिश उसका एक एग्जांपल हो गया। अब इसके पास जैसे इसके पास हम बताएं कि ये स्किन से सांस लेता है, ये इसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल से ये रिस्पिरेशन कर लेता है, ये इसे स्किन से रिस्पिरेशन करता है। इसका पास भी एक अलग रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। इसके रिस्पिरेटरी ऑर्गन को आप गिल्स कहते हैं, हम लोग इसको गिल्स कहते हैं। जो कि मछली का, जैसे ये मछली बन गया मान लीजिए, इस साइड होता है गिल्स ऐसे। ठीक है, दोनों तरफ, ये तो एक तरफ का दिख रहा है ना, दोनों तरफ उसके गिल्स होते हैं। अब गिल्स का फंक्शन बताते हैं, गिल्स कैसे लेता है ये ऑक्सीजन, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, पूरा बॉडी में सर्कुलेट कैसे करता है, तो इसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, ये वाटर है। हम आपको बताए हैं कि फिश जो है वाटर में रहता है, वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। ऐसा नहीं कार्बन डाइऑक्साइड होता, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व होता है, लेकिन वो जो फिश है वो जो रिस्पिरेशन करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं ना, वो डिसॉल्व होता है, और ऑक्सीजन जो होता है ना वो एटमॉस्फेयर से ही डिसॉल्व होता है उसमें। वाटर में तो ऐसे भी उसका फॉर्मूला H2O ही है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन का एटम है ही, ऑक्सीजन का एटम उसमें है। अरे ये हम केमिस्ट्री में आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी जरूरी था जानना कि वाटर का H2O होता है, ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व है। ठीक है, अब इसका जो गिल्स हुआ फिश का, ये जो गिल्स हुआ ये ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि वो वाटर, उसके मुंह में पानी जाता है, फिश के मुंह में वाटर जाता है, और ये जो गिल्स हुआ वहां तक वाटर पहुंचा, और जो गिल्स हुआ वहां से इसमें से ऑक्सीजन को अलग कर दिया। गिल्स ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि उसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाए। ठीक है, और फिर वही पानी आप देखिए, गिल्स खुलता है ना तो वो पानी बाहर आ जाता है, फिर जो मुंह में जाता है ना मछली के, वो पानी फिर गिल्स खुलने के बाद बाहर आ जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो मछली के अंदर हो जाता है। मछली के अंदर मतलब जैसे रिस्पिरेशन के लिए वो ले लेता है ऑक्सीजन को। अब यहाँ रिस्पिरेशन किया, ये बात याद रखिएगा, रिस्पिरेशन बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। रिस्पिरेशन बहुत ही फास्ट प्रोसेस, शरीर का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस आप कहेगा तो रिस्पिरेशन ही है। दूसरी बार जब वो मुंह खोले, गिल्स खुलता है उसका, पहला बार पानी गया यहाँ से ठीक है, यहाँ से वो ऑक्सीजन निकला, वहां से ऑक्सीजन निकाल लिया गया गिल्स द्वारा, तो जो वाटर के साथ है, वाटर के साथ जो निकलता है, हम बताएं कि वाटर में निकलता है पानी, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिसॉल्व रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आपका डिसॉल्व रहता है, उस वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहता है। ठीक है, ये तो हम बता दिए। अब गिल्स का स्ट्रक्चर बताते हैं कि गिल्स कैसे काम करता है शरीर के अंदर। मतलब बाहर वाला तो बता दें कि पानी निकल जाता है, लेकिन मछली के जो शरीर के अंदर गिल्स कैसे खून, मतलब ये ऑक्सीजन पहुंचाता है, वो बता रहे हैं। गिल्स में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। ये हम आपको बताए थे कि ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एनिमल या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। जैसे प्लांट में ब्लड नहीं होता है, इसे ये मान लीजिए प्लांट में ब्लड नहीं होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जो फूड से एनर्जी निकला वो भी इधर उधर पहुंचाता है, फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ है, तरह से आपका बॉडी का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो ब्लड संभालता है। इसका हम वीडियो बनाएंगे, इसका जो पार्ट 4 आएगा वो ट्रांसपोर्टेशन पर ही आएगा। अभी इतना जानिए कि यहाँ ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करके पूरा बॉडी में सर्कुलेट कर देते हैं। ये जो वेसल्स होते हैं नर्व्स द्वारा, जो नर्व्स होते हैं इसके द्वारा पूरा बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। उस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में पूरा सर्कुलेट कर दिया जाता है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को।
अब वो ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, तो अंदर जाएगा वो, इसका भी जो ये भी खाना मतलब जो फूड लिया वो भी तो ग्लूकोज में टूटेगा। हम ये रिस्पिरेशन का बता चुके, रिस्पिरेशन क्या है। रिस्पिरेशन में ग्लूकोज जो होता है वो टूटता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, इसमें टूटता है। तो वही जो कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा तो वो बाहर आ गया वाटर के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर के द्वारा, वाटर के साथ मिलकर बाहर आ गया गिल्स से, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ खत्म हो गया। अब ग्लूकोज टूटा तो यहाँ फिर H2O बचा, H2O भी वाटर बाहर आ ही गया, ठीक है। तो ये H2O कार्बन डाइऑक्साइड को आप वेस्ट मटेरियल भी कह सकते हैं, वेस्ट मटेरियल। और H2O शरीर में मतलब पानी की जरूरत होता है वो पूरा करता है H2O, ठीक है, और एनर्जी मिला इसको। फिर इतना बात जाने, अब हम बता देते हैं। एमीबा का आपका सेल हुआ, इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अर्थवर्म का आपका स्किन हुआ, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फिश का आपका गिल्स हुआ, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसका गिल्स हुआ। अब गिल्स कैसे काम करता है वो हम बता दें। ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स होता है ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है उस ऑक्सीजन को। फिर उस ऑक्सीजन से फूड ब्रेक होता है, फिर फूड ब्रेक होता है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, फिर एनर्जी मिलता है सर्वाइव करने के लिए। इस पढ़ने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, फिश जो है बाहर निकालने के बाद मर क्यों जाता है, मतलब व्हाई फिश डाई when it is taken out from water। फिर जो है पानी से बाहर निकालने के बाद मर क्यों जाता है, ठीक है। इसका आंसर आपको पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अब ये जानने के बाद अब आते हैं रिस्पिरेशन इन मल्टीसेलुलर में ही, रिस्पिरेशन इन मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर का सबसे अच्छा एग्जांपल आप ह्यूमन मान लीजिए, अब रिस्पिरेशन इन ह्यूमन में ही आते हैं, ठीक है। रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन में रिस्पिरेशन कैसे होता है, हम लोग ह्यूमन है तो हम लोग में रिस्पिरेशन कैसे होता है यही जानना है। तो देखिए अब हम डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं। पहले ये बता देते हैं हमारे पास मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस। तो पहला आपका नोज हुआ, दूसरा आपका नोस्ट्रिल हुआ, तीसरा आपका ट्रैकिया हुआ, ट्रैचिया या फिर इसको आप विंड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप हो गया ट्रैकिया। फिर आपका ब्रोंचस हुआ, ठीक है, ब्रोंचस हुआ। फिर आपका ब्रोंचियस हुआ, ब्रोंचियस हुआ। फिर आपका एक एल्वोल हुआ। अब एक एक करके हम सबको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, उसी से आपका फंक्शन बताते रहेंगे। तो नोज का फंक्शन क्या है, नोज का फंक्शन तो सिंपली से आपको पता होगा। वो नोज क्या है, नोज सिंपल सा माध्यम है ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेने का। इट इज एन ऑर्गन which helps in taking in ऑक्सीजन या फिर एयर बोलिए, एयर इनसाइड द बॉडी, ठीक है। अब एक और बात है, नोज में आपका दो चीज होता है, एक होता है हेयर और एक होता है म्यूकस।
ठीक है, एक होता है एयर, एक होता है म्यूकस। अभी इसका क्या फंक्शन है, मान लीजिए आप एयर ले रहे हैं, एयर में बहुत सारा डस्ट भी मिला हुआ होता है, एयर में डस्ट भी मिला हुआ रहता है, बहुत सारा इम्प्यूरिटीज होता है, बैक्टीरिया होता है, बहुत सारा चीज होता है। तो एयर जो है वो पहले डस्ट को छान लेता है, ठीक है। एयर का काम है डस्ट को छान लेना, म्यूकस का काम है उसमें जितना भी बैक्टीरिया है उसको मार देना, ठीक है। एयर का काम डस्ट छानना, म्यूकस का काम बैक्टीरिया मारना, दोनों मिलकर एयर को प्यूरिफाई कर देता है, दोनों मिलके एयर को प्यूरिफाई कर देता है। हमारे नाक में एयर प्यूरिफाई हो जाता है। अब नाक में एयर प्यूरिफाई हो गया, नोस्ट्रिल का क्या काम है, अब नोस्ट्रिल और ट्रैकिया ना जुड़ा हुआ होता है एक दूसरा से, नोस्ट्रिल और ट्रैकिया एक दूसरा जुड़ा हुआ होता है। नाक से लेकर ट्रैकिया तक जो पाइप जाता है उसको नोस्ट्रिल करते हैं। रुक तो, नोस्ट्रिल और ट्रैकिया जो है एक दूसरा से जुड़ा हुआ है। मतलब मान लीजिए नाक है आपका, अंदर से यहाँ से आपका ये यहाँ से आपका ट्रैकिया शुरुआत होगी, जो बीच वाला पार्ट इसको आप नोस्ट्रिल कह सकते हैं। अब इसका क्या फंक्शन है, तो मतलब नाक से एयर प्यूरिफाई हो गया ना, नाक में एयर प्यूरिफाई हो गया, मतलब नोज में ये जो नोज लिखा हुआ है, नोज में एयर प्यूरिफाई हो गया, उसके बाद ये पास होता है ट्रैकिया से, सॉरी नोस्ट्रिल से, नोस्ट्रिल से जाकर ये ट्रैकिया में जाता है, उसके बाद यहाँ पे लंग्स होते हैं, लंग्स में जाता है, तो जो बीच में पड़ता है रास्ता उसको नोस्ट्रिल कहते हैं। इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये बस बीच में वो दोनों को जोड़ने का काम करता है। ट्रैकिया या फिर विंड पाइप, ट्रैकिया या फिर विंड पाइप, इसके बारे में जानते हैं। ट्रैकिया या ट्रैकिया ही जानते हैं क्या है। इट इज अ पाइप which transport oxygen या फिर एयर from nostril to lungs। अब ट्रैकिया के बारे में बताते हैं। ये जो एक पाइप है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है एयर को नोस्ट्रिल से लंग्स की तरफ। लंग्स जो है हमारा सबसे मेन लंग्स जो है ना वो मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, बहुत जरूरी है लंग्स के बिना एयर प्यूरिफाई होगा ही नहीं, ठीक है। लंग्स बहुत जरूरी, तो यहाँ लंग्स तक पहुंचाता है। ट्रैकिया में एयर नहीं है तो वो कोलैप्स क्यों नहीं करता है। जब ट्रैकिया में एयर होता है, एयर अभी एयर है तो बीच में स्पेस है जिसकी वजह से वो नहीं कर सकता। जब एयर नहीं रहा ट्रैकिया में, जब ट्रैकिया से लंग्स में एयर ट्रांसफर हो गया तो कोलैप्स क्यों करता है, क्यों नहीं करता है। इसका सिंपल सा आंसर है, ट्रैकिया जो होता है सपोर्टेड बाय रिंग ऑफ कार्टिलेज। ट्रैकिया जो होता है उसके वो सपोर्टेड बाय होता है रिंग ऑफ सॉफ्ट बोन्स, जिसको आप कार्टिलेज भी कह सकते हैं। रिंग ऑफ सॉफ्ट बोन को आप कार्टिलेज भी कह सकते हैं, ठीक है। ये ट्रैकिया को सपोर्ट करता है, अगर ट्रैकिया में एयर नहीं रहा तो एक दूसरा से टकराएगा नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रैकिया से आ जाते हैं अब लंग्स में। लंग्स ये मेन ऑर्गन हम बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन है, ठीक है। ये मेन ऑर्गन क्यों है ये बता चुके हैं, क्योंकि इसी में रिस्पिरेशन का काम होता है, ये मेन ऑर्गन है। अब लंग्स सिंपल सा बात है, इसमें जो पार्ट्स है वो बताएंगे अब। लंग्स तो ऊपर से, लंग्स क्या है, लंग्स के अंदर ना जो होता है वो तो बस दिखाने के लिए लंग्स है। इसमें होता है ब्रोंचस जो ट्रैकिया का ही पार्ट है, ठीक है, जो कि ट्रैकिया का ही पार्ट है। मान लीजिए लंग्स है, इधर लंग्स है, यहाँ से ट्रैकिया आ रहा है ना, तो ये ऐसे मट जाता है,
ये ऐसे बट जाता है, ठीक है। यही जो बट गया ना, इसको ब्रांचस कहते हैं। और ये दोनों को मिलाने के बाद, मतलब दोनों जो मिल जाता है, दोनों को एक साथ मिलने के बाद इसको ब्रांची कहते हैं, मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ। ये ब्रांची जो है इसका प्लूरल फॉर्म है, और ब्रांची का सिंगुलर फॉर्म ब्रांचस है, ठीक है। इतना हो जाना चाहिए। ब्रांचस से फिर लंग्स में एयर आता है, और इसी के कोना में आपका एयर सैक रहता है, छोटा बड़ा मिलियंस ऑफ एयर सैक होता है, मिलियंस ऑफ एयर सैक्स, विच कॉल, जिसको हम लोग एल्वोइल भी कहते हैं, ठीक है। वही मेन आपका ये एयर को प्यूरिफाई करता है। आपका ऑक्सीजन, एयर से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, यही एल्वोइल। ये एल्वोइल को आप प्यूरिफिकेशन यूनिट ऑफ लंग्स भी कह सकते हैं, प्यूरिफिकेशन यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है। एल्वोइल को प्यूरिफिकेशन यूनिट ऑफ लंग्स भी कह सकते हैं। ये तो हम बता दिए ब्रोंचस और ब्रोंची के बारे में कि ब्रोंची क्या है। ये जो आता है आपका, इसको ब्रोंचस कहते हैं, एक को ब्रोंचस कहते हैं, दो को ब्रोंची कहते हैं। ये आपका ट्रैकिया बता दिए हैं। फिर ऊपर इसके आपका नोस्ट्रिल होता है, फिर यहाँ से ऐसे नाक है, ये आपका नोज हो गया, इसमें आपको हेयर होता है, नोज में आपको हेयर होता है, फिर म्यूकस होता है जो बैक्टीरिया और जो डस्ट आता है उसके साथ उसको मार देता है। और एक और बात है कि जो एल्वोइल हुआ, इसके बाद लंग्स जो है, ये तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ना है, लेकिन अभी बता देते हैं। लंग्स जो ऑक्सीजन स्टोर किए हुए हैं हार्ट से जो आर्टरी आता है, वो ना ब्लड लेके आता है कहाँ, लंग्स में। लंग्स उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि ऑक्सीजन उसमें मिला देता है, कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड से ले लेता है। ये हम आपको ट्रांसपोर्टेशन में बताएंगे, इतना जानना जरूरी नहीं है। अभी इतना जानिए कि लंग्स का क्या फंक्शन है। लंग्स का फंक्शन है, ये एल्वोइल यही मेन फंक्शन करता है लंग्स में। सिंपल से बात है, ये सब ऐसे स्ट्रक्चर में बनाया गया है, इसको ऐसे याद रखना है। ये मेन फंक्शन क्या करता है, एयर प्यूरिफिकेशन का मेन फंक्शन ये करता है एल्वोइल, ठीक है। यहाँ ह्यूमन का पार्ट भी खत्म हो गया है। वो क्वेश्चन जो हम बताए थे आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, वहाँ पे एक बार चेक जरूर करिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये मल्टीसेलुलर में हो गया ह्यूमंस के बारे में।